सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। बहुत कुछ हो रहा है। वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पर हैं और कल वो जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो भी चल रहे हैं। और अभी आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाइखा खान अब्बासी की गुफ्तगू भी आपने सुनी प्रोग्राम के आगाज़ में। उनको भी अब जेल भेजने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले के बाद आज़ाद कश्मीर मीरपुर में दूसरी जानिब जो कराची की सूरत हाल है, तो मैंने सोचा कि आज कराची से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर आज मुसलसल चौथा रोज़ है कराची में बारिश हो रही है। कराची का जो हाल है, ज़ाहिर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन सिंध हुकूमत क्लीन माई कराची की मुहिम का आगाज़ भी कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कचरा अभी भी कई इलाकों में मौजूद है। और अगर ना कचरे की हम बात करें तो बारिश के बाद ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाती है। जब बारिश होती है तो ज़ाहिर है बिजली भी मुनक़ता हो जाती है। कई इलाके हैं जहाँ पर बिजली नहीं है और कचरे की वजह से लोगों को दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। फिर ट्रैफिक के भी मसाइल हैं। तो एक बारिश जो कि एक रहमत होती है, कराची वालों के लिए हमेशा जहमत बन के सामने आती है। अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि कई हमने देखा कि कई इलाके ऐसे हैं जो अभी बिजली जहाँ पर मुनक़ता हो चुकी है, जैसे ही चंद बूंदें बरसी हैं बारिश की तो इलाकों में बिजली गायब हो गई है। अभी बिजली की क्या सूरत हाल है, पहले हम वो जान लेते हैं। फिर ट्रैफिक की सूरत हाल पर और कचरे उठाने की जो मुहिम है उस पर भी बात करेंगे। कफ़ील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कफ़ील कहाँ कहाँ लोड शेडिंग हो रही है और किन किन इलाकों की बिजली बंद की है के इलेक्ट्रिक ने। देखिए, आधे घंटे की बारिश जो है वो कराची में हुई थी दोपहर 2 बजे के बाद, और उसके बाद से जो है वो 225 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए थे इलेक्ट्रिक के। और उसके बाद लांडी, मली, शाह फैसल, बल्दिया, औरंगी, अजीज़ाबाद, न्यू कराची, फरल बीरिया, ये वो इलाके थे जहाँ बिजली जो है वो मअतल है। तहम की इलेक्ट्रिक के जो तर्जुमान है वो ये दावा करते जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त नॉर्थ कराची, फरल बी एरिया, क़य्यूमाबाद और सदर समेत और तारिक रोड पर जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है। जबकि जो है मैं इस वक्त आपको बताऊं कि लियाकताबाद, अजीज़ाबाद और लांडी ये कुछ मुतासर इलाके हैं जहाँ पर बिजली जो है वो ताहाल मअतल है और वहाँ इस हवाले से जो है इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि बिलकासिम, बल्दिया और जौहर के कुछ इलाके हैं जहाँ तर्जुमान का कहना है कि वहाँ एहतियातन जो है वो बिजली खुद बंद की गई है, इसलिए कि बहुत से इलाके ऐसे कि जहाँ नशीबी इलाके हैं वहाँ क्योंकि तारों के गिर जाने के बायस या वो तकनीकी फॉल्ट के बायस वहाँ जो है वो बिजली मअतल है। कफील, मैं इसी जानिब आना चाह रही थी। हमने देखा कि जो पिछली बारिशें हुई और ये एक स्पेल चला बारिशों का, उसमें करंट लगने से बड़ी अमवात हुई थी। उसके बाद आपने कुछ देखा कि के इलेक्ट्रिक ने कोई काम किया हो कि जो बिजली की तारें हैं जिनकी वजह से बार बार देखा जाता है कि हम हिफाजत के तहत बंद कर रहे हैं बिजली, उस पर कुछ काम हुआ के इलेक्ट्रिक की जानिब से? देखिए, उन्होंने सारा मलबा जो है वो केबल ऑपरेटर्स पर जो है वो डाल दिया था। उनका कहना यह था कि जो केबल की वायर हैं उसको जो है वो उससे अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए। उन्होंने कहा था कि जो पोल्स हैं उस पर जो तमाम केबल्स को हटाया जाए और इस सिलसिले में शहर के बहुत से एरियाज के अंदर जो है वो केबल जो होती है उसको जो है वो हटा दिया गया था। तो हम अब ये सूरत हाल है कि कुछ इलाकों में काम की जहाँ तक बात है कुछ इक़दाम यकीनन जरूर किए गए हैं, लेकिन शहर बहुत बड़ा है और इसके अलावा जो केबल नेटवर्क है और जो दीगर केबल्स हैं वो पोल्स पर ताहाल मौजूद हैं। यकीनन जो नशीबी इलाके हैं वहाँ सबसे ज्यादा खतरात होते हैं, इसलिए कि वहाँ ना कोई इक़दाम होते हैं, ना ही कोई जो है वो गाड़ी पहुँच पाती, और वहाँ पर नशीबी इलाके होने के बायस जो है वहाँ पर पानी खड़ा होता है, जिसके बायस जो खुदा न खासा वो हादसा का बायस भी बन सकता है। अच्छा कफील, मुझे बताएं, अभी आपने जिन इलाकों का जिक्र किया, क्या यहाँ पर बिजली बहाल हो गई है या अभी तक लोड शेडिंग हो रही है? देखिए, नशीबी इलाके अगर हम बात कर लें मलीर की, गडाब की, बल्दिया साइड, ये वो एरिया है जो नशीबी इलाके जिसमें गोथ भी लगते हैं, गडाब के कुछ इलाके वहाँ ताहाल पानी जो है वो खड़ा है, जिसके बायस से बिजली मअतल है। जबकि अगर हम शहर के सेंटर की बात करें तो वहाँ कुछ इलाकों में तर्जुमान का ये दावा है कि वहाँ बिजली बहाल कर दी गई है। तमाम मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मेरे सोर्सेज कहते हैं वो अब तक शहर में तकरीबन 225 फीडर्स हैं जो कि ट्रिप हुए हैं। शहर में बारिश के तकरीबन आधे घंटे की बारिश के बाद लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यही कहना है कि आधे घंटे की बारिश से बिजली जो है वो इतनी मअतल है, तो अगर एक दिन की बारिश हो गई फिर क्या सूरत हाल हुई कराची में? वो तो सूरत हाल हमने देख ही ली थी। बहुत शुक्रिया कफील अहमद। यही अलमिया है कि जब भी बारिश का ये सिलसिला शुरू होता है, चाहे वो बारिश 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो या ये एक बड़ा स्पेल हो, तो कराची वाले हमेशा कोफ्त का शिकार होते हैं। उनके मामूलात ज़िंदगी धर्म भरम हो जाते हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ये दावा करता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि 225 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। नूर अफशान जो कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हैं, उनसे भी हम राब्ते की पूरी कोशिश करेंगे, उनसे राब्ता बहाल हो ताकि हम के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी ले सकें कि के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है, के इलेक्ट्रिक क्या कहती है कि कितने इलाके हैं जहाँ पर उन्होंने बिजली मुनक़ता की है।
दूसरा मसला नाजरीन जो बारिश के बाद होता है वो होता है ट्रैफिक का। और जब हम देखते हैं कि अब 4 रोज़ से ये 2:30 से 3 बजे का टाइम है जब बारिश होती है, और उसके बाद 5 बजे से जो ट्रैफिक की सूरत हाल कराची की सड़कों पर होती है वो अज़ियतनाक होती है, क्योंकि उस टाइम लोग अपने ऑफिस से घरों को जा रहे होते हैं और लंबी कतारें गाड़ियों की लग जाती हैं। अभी ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर अभी ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है? नदीम अहमद से जान लेते हैं। नदीम, कहाँ कहाँ आप ट्रैफिक देख रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जैम है और क्या वजूहात क्या बयान की जा रही हैं? जी हाँ, ट्रैफिक की आमदोरफ्त से मुतासर हुई है बारिश के बाद, खुसूसन शारा फैसल, कॉरिडोर 1 और इसके अलावा जो राशिद मिनहास का मेन रोड है, इन मकामात के ऊपर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जरूर स्लो देखी जा रही है, चूंकि बारिश के बाद बाज मकामात के ऊपर सड़कों के ऊपर बारिश का पानी आ जाने की वजह से आमदोरफ्त स्लो हो जाती है। ताहम जो इस वक्त बराह रास्त मेरी अब से चंद लम्हों कबल ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि किसी भी मकाम के ऊपर बाकायदा ट्रैफिक जैम नहीं देखा जा रहा। अलबत्ता आमदोरफ्त बारिश के बाद जरूर स्लो हो जाती है, चूंकि बेशतर मकामात के ऊपर सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त स्लो हो जाती है। ताहम ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ तकरीबन मकामात के ऊपर मौजूद है। अलबत्ता उनका ये जरूर कहना था कि शारा फैसल के ऊपर, कोरंगी रोड के ऊपर, इसी तरह से कॉरिडोर 3 के ऊपर और कॉरिडोर 1 के ऊपर ट्रैफिक का दबाव जरूर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त, यानी कि अभी ये वो वक्त है जब अभी ऑफिस से कई लोग छुट्टी करके नहीं निकले हैं। अभी भी हम देख रहे हैं शारा फैसल जो कि मेन शारा है वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है। बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। और यही नाजरीन ये मसाइल हैं, 2 अहम मसाइल जो कराची में बारिश के बाद लोगों का सामना करना पड़ता है। लोग कोफ्त का शिकार होते हैं, अजियत का शिकार होते हैं, बजाय बारिश से इंजॉय करने के वो इन मुश्किलात की वजह से बारिश को भी ठीक से इंजॉय नहीं कर पाते। अब आते हैं कराची में जो कचरा उठाने की मुहिम जारी है सिंध हुकूमत की जानिब, और क्लीन माई कराची मुहिम कहाँ तक पहुँची है, किस तरह से ये क्लीन माई कराची मुहिम जारी है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी पहली गिरफ्तारी हुई है, सक्कन पुलिस ने गिरफ्तारी की है, कचरा फेंकने पर मुकदमा दर्ज किया गया और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पहले एक रिपोर्ट देखिए फिर इस पर बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे इकदाम से हुकूमत उठा रही है, देर आए दुरुस्त आयत वाली यहाँ पर मिसाल सादिक आती है नाजरीन। लेकिन अब सवाल ये है कि दफ़ा 144 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा? उन लोगों की निशानदेही अगर हो भी जाएगी तो सज़ा कैसे दी जाएगी? क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर CCTV कैमरे होने के बावजूद वो काम नहीं करते, या फिर बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर CCTV कैमरे मौजूद ही नहीं हैं। तो अब ये सूरत हाल है। इस पर ज़रा अमजद कायम खानी से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अमजद, ये बताइएगा ये क्लीन माई कराची मुहिम कहाँ तक पहुँची है और जो ये नोटिफिकेशन है 144 का, इस पर अमल दरामद कैसे कराएगी सिंध गवर्नमेंट? जी देखिए सुमैया, ये जो सिंध गवर्नमेंट की क्लीन माई कराची मुहिम है इसका आज 6ठा रोज था। 6 रोज के दौरान अब तक सिंध गवर्नमेंट के महकमा इतलात हो, महकमा बल्दियात हो, वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान हो, डिप्टी कमिश्नर हजरात के कोई तर्जुमान या डिप्टी कमिश्नर खुद हों, इस हवाले से अब तक कोई डेटा जो है बाकायदा डेटा मीडिया को जारी नहीं किया गया। इजलासों में ये है वज़ीर आला को मुख्तलिफ जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें जो है वो वज़ीर आला को बताया गया है कि जी हज़ारों टन कचरा जो है रोज़ाना की बुनियाद पर शहर से उठाया जा रहा है, लेकिन उसकी कोई तफसीलात जो कंक्लूड रिपोर्ट है वो अब तक सामने नहीं आई। इसलिए कहा यह जा सकता है कि ये जो कचरा मुहिम है ये अब तक जो है वो दिखावे की मुहिम जारी है, मुख्तलिफ यूसेज में काम होता है। मज़े की बात ये बताऊं कि जब कोई कचरा मुहिम या कोई किसी भी किस्म की मुहिम होती है उसको जो है वो बाकायदा शेड्यूल के तहत किया जाता है कि जी फला इलाके में जो है वो कल सफाई होगी, उसके बाद फला कोई शेड्यूल मुरतब नहीं है, या कम अज़ कम मीडिया से या पब्लिक से अब तक जो है वो ऐसा कोई शेड्यूल जो है वो शेयर नहीं किया गया। बार बार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, 6 रोज से मैं भी रिपोर्ट कर रहा हूँ इस हाले से, कई बार जो है याद दहानी करी। अच्छा अमजद, क्योंकि ये जो एक इनाम भी मुकर्रर किया गया है, ज़ाहिर है आवाम का ताउन भी दरकार है हुकूमत को, और सईद गनी साहब कहते हैं कि मैंने खुद भी कई लोगों की पिक्चर्स बनाई जो कचरा फेंक रहे थे। ये जो एक कैंपेन चल रही है कि जी लोग ताउन करें, एक ताउन किस तरह से करें, ये व्हाट्सएप ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है, क्या कोई सेल भी कायम किया गया है इसके लिए? देखिए सुमैया, ये भी एक बड़ी मज़ाक़ खेज़ी बात है ना कि शहरियों पे ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि शहरी कचरा फेंक रहे हैं। शहर के मुताबिक जो इलाके हैं, जो अक्सरियत इलाके हैं, वहाँ घरों से जो कचरा का अमल है वो जो प्राइवेट अफगानी लड़के हैं, बच्चे हैं, जो खाकरोब हैं, वो ये कचरा चुनने का काम करते हैं। घरों से घर जो उन्होंने महाना
वो मुकर्रर कर रखा है। अब वो लड़के जो है वो ये कचरा घरों से जमा करके ये खुली जगहों पर फेंकते हैं। इंतजामिया को सब मालूम है, पुलिस को मालूम है कि ये शहर में अमजद इसके पीछे भी एक माफिया है जो कचरा उठाने नहीं देती। वही जो आप बात कह रहे हैं कि यहाँ पर वो प्लास्टिक चुनने के लिए और दीगर अशिया चुनने के लिए उस कचरे को वहाँ से उठाया ही नहीं जाता। तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, उस माफिया पर काम करे जो कचरा उठाने में दुश्वारियाँ पेश कर रहे हैं लोगों के लिए। जी बिल्कुल सत्या, बिल्कुल ऐसा ही है। कचरा चुनने की एक माफिया है जो घरों से कचरा लेकर जाती है। काम की चीजें, उसमें से जो काम की चीजें होती हैं, जो काबिल फरोख्त चीजें होती हैं, काबिल इस्तेमाल चीजें, रिसाइकिल होने वाली चीजें होती हैं, वो उससे निकाल ली जाती हैं। बकिया कचरा जो है सड़क पे या कहीं कचरा कुंडी में वहाँ फेंक दिया जाता है। आम शहरी को हमने कभी कचरा फेंकते हुए नहीं देखा। चंद % अगर आप देखेंगे तो कोई लोग होंगे जिनके यहाँ घर से कचरा उठाने का इंतजाम नहीं है, तो वो जरूर कचरा कुंडी तक जाते हैं, अपना कचरा खुद फेंक कर आते हैं। यही तो अलमिया है कि लोग अपना कचरा फेंक कर आते भी हैं। तो कोई मकामात नहीं ऐसे बनाए गए, जो मकामात हैं वो इलाकों में ही मौजूद हैं। कायम खानी बहुत शुक्रिया, इस पर एक बहुत वाइड स्केल पर आके सिंध हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है, जब ही कराची का कचरा साफ़ हो सकता है। बराए मेहरबानी अब कचरे पर कोई सियासत ना की जाए, कचरा वाकई उठा लिया जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस पर अभी तक कुछ सियासी माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सियासत ही हो रही है। खैर अगले अपने मौजू की तरफ आते हैं। तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं मसला कश्मीर के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, कल वो जनरल असम्बली में खिताब भी करेंगे। उनका खिताब पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कौम की नज़रें हैं कि वज़ीर आज़म किस तरीके से ये मसला जनरल असम्बली में उठाएंगे। ज़रा अभी तक जिस तरीके से वज़ीर आज़म केस लड़ रहे हैं वो तो बहुत पॉजिटिव है। और कल जब उन्होंने जो मुस्लिम उम्मा के जो लीडर्स थे उनके सामने जो खिताब किया वो भी बहुत हौसला अफजा था। और उन्होंने नफरत आमेज़ तकरीर पर जो बातें की कि मज़हब इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ा नहीं जा सकता, और मैं ये चाहता हूँ कि तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। फिर दूसरी जानिब ट्रम्प ने एक बार फिर बात की है सालसी की, और वो ये कहते हैं कि दोस्तों आओ किसी तरीके से भी ये मसला हल करो, बहुत हो गया। तो हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हारिस साहब, ये बार बार हम सुन रहे हैं कि ट्रम्प आते हैं और ये बात करते हैं कि भाई ये मसला हल करो, बहुत हो गया, किसी तरीके से भी दोनों ममालिक मिलकर मसला हल करें, मैं सालिसी के लिए तैयार हूँ। सवाल मेरा ये है कि ट्रम्प किस तरीके से सालिसी कर सकते हैं कि जब दोनों फरीक़ैन एक पेज पर नहीं हैं। भारत सालिसी करना ही नहीं चाहता, सालिसी की पेशकश को कबूल करना ही नहीं चाहता, तो क्या ट्रम्प के हाथ में है कि वो मसला कश्मीर को हल कर सकें? हारिस साहब देखें, समैया बात यह है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात ही नहीं करना चाहता कश्मीर के ऊपर, ही सेज कि हमारा ये इंटरनल मसला है, जबकि ट्रम्प के सामने फ्रांस में कहते हैं कि हमारा दोनों मुल्कों का बाहमी मसला है, हमें सालिसी नहीं चाहिए, तो ये दोगली पॉलिसी को किसने पकड़ना है? और जब वहाँ स्पीच करते हैं यूनाइटेड नेशन में, जनरल असम्बली में, ट्रम्प तो वहाँ कश्मीर का जिक्र नहीं करते हैं। जब जर्नलिस्ट सवाल करते हैं तो वो बात भी टाल लेते हैं कि आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। और उसके बाद जब वहाँ जाके इंडिया में बात करते हैं, इस्लाम, रेडिकल इस्लाम की बात करते हैं और बात करते हैं कश्मीर की कोई अट्रॉसिटीज़ की बात नहीं करते। एक दफ़ा भी इंसानियत के नाते क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई ऐसी एक भी बात की कि ये पता चले कि उनको ये एटलीस्ट कश्मीर की जो लॉकडाउन हुआ है उसके ऊपर तशवीश है, ह्यूमन राइट के ऊपर वो भी नहीं बात की है। खाली सालिसी से कहने से तो कोई असर नहीं पड़ता जब तक उनके अपने इरादे नहीं, बिकॉज अंदर से दे बोथ आर टुगेदर। उन्होंने टेसिड अप्रूवल के साथ किया है, और जिस तरीके से ह्यूस्टन में जाकर उन्होंने स्पीच की और बात की है और वहाँ कहा कि इंडिया का ये बाप है, उस पर बड़े लोगों ने एतराज़ किया कि वहाँ पर उनके फादर ऑफ द नेशन जो है वो तो महात्मा गांधी हैं। उन्होंने यहाँ तक तो जाकर सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए बात की है। तो मेरे ख्याल में ये बात ट्रम्प को समझने की ज़रूरत है कि आपने अगर सालिसी करनी है देन यू हैव टू पास ऑन, और इंडिया के मजाल नहीं। हारिस साहब, क्या हमें समझने की जरूरत नहीं है ट्रम्प के साथ साथ? तो ये बात है, हमें भी तो समझने की जरूरत है ना कि हम सारी उम्मीदें सदर ट्रम्प से या फिर अमेरिका से या फिर अक़वाम मुत्तहिदा से लगा के क्यों बैठ गए हैं कि वो इस मसले को हल करेंगे। वो तो यहाँ बात ही नहीं करते, वो तो ये भी नहीं कहते कि 5 अगस्त से पहले की जो हैसियत थी कश्मीर की वो बहाल कर दो। फिर हमने इतनी उम्मीदें क्यों लगाई हुई हैं? देखें, हमारे से पाकिस्तान में कम से कम हम लोगों को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है
कि अमेरिका कोई इसमें रोल अदा करेगा। उन्होंने बड़ा क्लियर अपना सांस रखा हुआ है और वो उसको कोई बज नहीं कर रहे हैं। अगर अमेरिका चाहते तो एटलीस्ट ह्यूमन राइट्स की बात करते। ना हमें उम्मीद होनी चाहिए, ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान की लीडरशिप को कोई उम्मीद है, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ उम्मीद लगाई हुई है कल के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एड्रेस से कि वो कश्मीर का मसला कैसे उठाते हैं, इंडियन स्टेट टेररिज्म गुलभूषण यादव की मिसाल दे के कैसे बात करते हैं, उसके बाद इस्लाम के बारे में क्या बात करते हैं, इस्लाम का गलत कॉन्सेप्शन दिया हुआ कि रेडिकल इस्लाम। ये ट्रंप ने ओपनली इंडियन क्राउड के सामने कहा कि रेडिकल इस्लाम के को डिफीट करने के लिए हम दोनों मिल के लड़ेंगे। अब आप अगर ये सिर्फ कहें कि आप एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ लड़ेंगे तो आई एक्सेप्ट इट, बट नॉट इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म या रेडिकलिज्म, जिस पर फिर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर भी किया है कि इस्लाम एक ही है। और वो वही इस्लाम है जो हम सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनको मानते हैं। बाकी एक्सट्रीमिस्ट होना, इसमें जूइश भी एक्सट्रीमिस्ट हैं या रेडिकल्स हैं, इसमें क्रिश्चियन भी हैं। आप 51 आई थिंक लोगों को शहीद किया मस्जिद में, क्राइस्ट चर्च में, जर्मन मस्जिद में शहीद किया, तो क्या वो रेडिकल नहीं है? ये बात सोच की है, इसके ये चीज़ें क्लियर करने की। और बड़ी अच्छी बात है कि टर्की ने, पाकिस्तान ने और मलेशिया ने मिल के इस्लाम फोबिया के ऊपर एक बहुत बड़ी इंग्लिश चैनल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि इस्लाम क्या है, इस्लाम कितना पीस का पैगाम देता है, इस्लाम अमन चाहता है। लेकिन वहाँ पर यह है कि अगर कोई जुल्म हो रहा हो किसी, तो उसके लिए खिलाफ करने की बात भी करता है। और कश्मीर का तो प्रॉब्लम ही डिफरेंट है। आपने एक मुल्क पे गास्पाना कब्ज़ा कर लिया, उनका जनेवा के ये यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में 1984 और 1972 में कि अगर कोई करता है, ऐसे कब्ज़ा करता है, तो वो मुल्क, वो कौम को हक है कि वो अपने हथियार लेके खड़े हो जाएं। और ये कश्मीरियों का ये उनका हक है जो वो अपने लिए खड़े होंगे। और यहाँ प्रॉब्लम यही बात है ना आरिफ साहब, देखें बहुत अच्छे निकात थे कश्मीर। कल जब नफरत आमेज तकरीर के जो मौजू था, जिस पर वज़ीर आज़म ने तमाम मुस्लिम उम्मा के लीडर्स के सामने बात की, और उन्होंने जो उनके नुकात थे वो यही थे कि ज़ाहिर इस्लाम को कभी भी दहशतगर्दी से जोड़ा नहीं जा सकता। मेरा सवाल आपसे यही है कि जब ये जिस चैनल का भी आपने जिक्र किया, ये किस तरीके से काम कर सकता है, ख़ास तौर पर वो आगाही पैदा करने के लिए पूरी दुनिया के सामने, और ख़ास तौर पर वो ममालिक जो इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ते हैं, किस तरीके से मुस्लिम लीडर्स अपना किरदार अदा कर सकते हैं? आरिफ साहब देखिए, इसमें यह ना कि इस्लामिक स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे हैं, और इंग्लिश चैनल है, दुनिया में चलेगा प्रोग्राम, जैसे अल जज़ीरा है या और प्रोग्राम लोग देखते हैं, इसी तरह ये इंग्लिश चैनल को भी देखेंगे। और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर जो इस्लाम को समझते हैं, इस्लाम से क्या वो बताना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं कि मुसलमानों को अपने पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, कितनी दिलाजारी होती है, कितनी तकलीफ होती है जब कोई ऐसे उनके बारे में कोई बात करता है। ये अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ये दुनिया को पैगाम जाएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी को जाएगा, क्रिश्चियन रेडिकल्स को जाएगा, जूस रेडिकल को जाएगा, सबको हिंदू रेडिकल जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं इनको जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि इस्लाम रिलीजन है क्या, इस्लाम क्या चाहता है, अमन चाहता है, पीस चाहता है, और किसी मज़हब के बारे में बुराई नहीं चाहता। सबको अपना हक है कि जैसे मर्जी वो अपने मज़हब के बारे में तबलीग करें, मूवमेंट करें, रिलीजियस ऑब्लिगेशन करें। जब ये चीज़ें बताई जाएंगी और इस्लाम को बताएंगे इस्लाम है क्या, तो फिर बहुत से लोगों की थिंकिंग चेंज होगी। और ये बहुत अच्छा है कि इंग्लिश प्रोग्राम कोई भी इस्लाम के बारे में नहीं है, और इसलिए मिसकंसेप्शन चल रही है। ये जब बातें होंगी तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हम आउट ऑफ इस्लाम रिलीजन हैं वो समझेंगे इस्लाम क्या है, इस्लाम का क्या पैगाम है। आज सप्रेस जो है ना, मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप चाहे कि लिबिया ले लें, उसके बाद इराक़ ले लें, शाम लें, यमन लें, अफ़गानिस्तान लें, कश्मीर लें, हर जगह मुसलमानों को किया जा रहा है। यही मैं चाहूँगी हारिस साहब, बस इस सवाल का जवाब भी आप मुझे दे दें कि ज़ाहिर कल ये वही निकात है ना जो वज़ीर आज़म के कल के खिताब का हिस्सा होना चाहिए, और वही खिताब जो कि कल पूरी दुनिया की नज़रें हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें हैं, मुसलमानों की नज़रें हैं कि वज़ीर आज़म क्या कहेंगे कल के खिताब में। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐसा क्या स्टांस होना चाहिए, उस खिताब में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पॉइंट होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की अफादियत। यूनाइटेड नेशन क्यों बनाई गई थी? सबसे पहले ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी। लीग ऑफ नेशंस जो दुनिया के मसाइल हल करने के लिए बनी थी, उन्होंने नहीं किया। तो क्या हुआ
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिए गए। बिल्कुल। इसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाई कि फिर मुस्लिम मुल्कों के मसाइल हल करने के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। अब फिर वही हल नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कश्मीर ऐसे मसाइल हल नहीं होते तो फिर एक और लड़ाई की तरफ हम बढ़े हैं। एक तो ये प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर बताना चाहिए। नंबर 2, कश्मीर इज़ अ वेरी सीरियस केस। यहाँ से क्राइसिस स्टार्ट होने लगे हैं, ये कहाँ एंड होंगे ये उनको बताने की ज़रूरत है। सही। 3rd, इस्लाम के बारे में ज़रूर बताना चाहिए कि जी इस्लाम क्या है, ये और ऑफ कोर्स इंडियन टेररिज्म जो गुलबशन यादव की शक्ल में है, ये 4 पॉइंट फोकस करके पॉइंट बताने की, ये पॉइंट्स बताने की ज़रूरत है। ये वो अहम पॉइंट्स हैं जिनको वज़ीर-ए-आज़म की खिताब का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसी साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।